सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या हाल है मंजू? बस एकदम बढ़िया, बिल्कुल मजे में मैं हूँ। और प्रकृति का उत्सव हम मना रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रकृति तो आनंददायी है ही हमेशा से। हाँ और बिल्कुल, आनंद तो हमें उठाना होता है ना। प्रकृति तो अपना आनंद हर पल बिखेरती है। हाँ। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं होता, दूसरी तरफ होता है ना। जी जी। तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हमें चलना चाहिए ताकि प्रकृति के हर रंग को हम समझ सकें, निहार सकें, उसको जी सकें। हाँ। और समझ सकें कि प्रकृति है क्या। और देखिए, इन दिनों हम छठ पूजा का इतना पावन पर्व मना रहे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब हमें ले जाता है। तो इस पर्व की जो छठा है वो बहुत निराली है। इस पर हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और इसके अलावा आज कुछ और बातें क्या होंगी बताइए। बिल्कुल, विरासत स्थल के अंतर्गत मराठा सैन्य परिदृश्य में जो पन्हाला दुर्ग है, अच्छा, उस पन्हाला दुर्ग की हम बात करेंगे, उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। इसके साथ ही एक हमारा विषय है नया परिवेश नई बहू। देखिए अब है ना, शादियों का सीजन अब आ ही रहा है ना। कुछ ही दिनों बाद बिल्कुल एकादशी आएगी, उसके बाद से विवाह आरंभ हो जाएंगे, है ना। तुलसी विवाह के बाद बिल्कुल 1 तारीख के बाद शुरू होने वाले हैं। हाँ, तो बहुत सारी शादियां होंगी। लड़कियां जो है बहुएं बन करके अपने नए घरों में जाएगी। जब नए परिवेश में वो जाती है तो बहुत सारे मन के अंदर एक उथल पुथल मची होती। कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा वातावरण होगा, मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा, क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। इन सभी बातों का हम उस पर बातचीत करेंगे आज। और देखिए, इसके अलावा हम बातें हल्की फुल्की में करेंगे कि उपहार में चॉकलेट देने का हम अक्सर प्रयास करते हैं। प्रचलन में है कि क्या ले जाएं, चलिए चॉकलेट ले जाते हैं। बच्चों के लिए क्या ले जाएं, चलिए चॉकलेट्स का पैकेट ले जाते हैं। हालांकि ये चॉकलेट्स बहुत ज्यादा देना भी नुकसानदेह होता है, लेकिन फिर भी ये जो प्रचलन है सदियों से चला आ रहा है। जब हम प्यार में होते हैं, अपने दोस्तों को, सहेलियों को जब देते हैं तो एक चॉकलेट उपहार में दे देते हैं। तो इस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल, हमें आप श्रोता बता सकते हैं कि क्या ये प्रचलन जो है चॉकलेट देना, ये आपको ठीक लगता है या आपको लगता है कि जैसे पारंपरिक जो व्यंजन थे, मिठाइयां बनती थी, वही अच्छा लगता है। तो आप अपने विचार इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये प्रचलन क्यों बढ़ रहा है। पहले हम इतना नहीं देते थे चॉकलेट किसी को, लेकिन अब जिसे देखो, जब उपहार की बात आती है, शादी हो, चाहे कोई त्योहार हो, पर्व हो, क्रिसमस हो, दीपावली हो, कुछ भी हो, तब हम क्या देते हैं, चॉकलेट का ये छोटा या बड़ा जो भी पैकेट हो। परिवेश बदल गया है मंजू। देखिए, पहले तो घर की मिठाइयां दी जाती थी कहीं। आजकल घर की मिठाइयों की कद्र कम हो गई है। लोग वैसे घर में बनाते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई पीढ़ी के युवा हैं, उनमें जो है चॉकलेट्स का जो प्रचलन है बहुत बढ़ गया है। जैसे वैलेंटाइन डे हम मनाते हैं, उन दिनों चॉकलेट्स की भरमार होती है देने लेने की। तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। अति तो हर चीज की बुरी होती है, लेकिन एक अगर लिमिट में आप किसी चीज को देते हैं उपहार में तो ये आपका प्रेम हो सकता है। लेकिन हमें ये जानना है कि हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने क्या कभी किसी को चॉकलेट उपहार में दी? अपने बच्चों को लाकर देते हैं वो चॉकलेट्स, या उनके बच्चे क्या मांग करते हैं कि हमारे लिए चॉकलेट्स लाई जाए? वो क्या समझते हैं इस बात को लेकर, तो उसके बारे में बताएं। और नया परिवेश नई बहू, जो नई बहू आपके घर में आई है, या जो नई बहू खुद अगर इस कार्यक्रम को सुन रही है, तो बताएं कि उनके क्या सपने हैं, ससुराल में आके क्या महसूस कर रही हैं। या हमारी जो पुरानी बहू हैं वो भी बता सकती हैं कि जब वो नई बहू बनकर ससुराल में आई थी तो उनका पहला दिन कैसा रहा था, जो दुनिया थी वो कैसे बदल गई थी अचानक। और खास तौर पर घर के जो लोग हैं, उन्होंने नई बहू के साथ किस तरह का व्यवहार किया, उसे एडजस्ट करने में, घर के अंदर वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, और क्या उनके प्रयास सफल रहे, क्या उनके विचार हैं, क्या उनके अनुभव हैं, ये सब बातें वो हमें लेकिन देखिए, ताली तो मंजू दोनों हाथ से बजती है। जब बहू आती है तो हर एक सोचता है कि उसके लिए हम पलकें बिछा दें, पावड़े बिछा दें। और बहू को भी चाहिए कि जब वो नए घर में आती है तो ये समझ के आए कि घर में क्या चल रहा है, और घर की जो भी बातें हैं उसमें एडजस्ट हमें करना ही होगा। कई बार हम विद्रोह कर देते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अति हो रही है, उसका विरोध तो हर जगह होना चाहिए। फिर वो ससुराल हो, ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, पड़ोस हो, समाज हो, शहर हो, कहीं भी हो सकता है। यही तो हमारे मुद्दे हैं। हाँ, कहीं भी हो सकता है वो विरोध। जहाँ अपमान होता है आपका, जहाँ आपके प्रति ज्यादती की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है आपका मानसिक और शारीरिक किसी भी किस्म का, लेकिन आप कितना एडजस्ट हुई या सामने वाले ने आपको कितना एडजस्ट किया, इस पर आज बातचीत हम कर सकते हैं। बहरहाल एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, पहले गीत सुनते हैं।
तो गंगा मैया की हमने बात की और छठ पूजा जो है वो गंगा मैया से बहुत कुछ संबंध रखती है। हमारा देश वैसे भी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का देश है। यहाँ हर त्योहार और पर्व अपने अंदर एक गहरा अर्थ और भावनाओं को समेटे हुए है। बिल्कुल। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे प्रकृति, शुद्धता और भक्ति का अद्भुत संगम माना जाता है। बिल्कुल सही कहा मंजू कि छठ पूजा जो है विशेष रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही उत्साह के साथ हम मनाते हैं और ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया यानी उषा देवी को समर्पित है। बिल्कुल। सूर्य देवता को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है। हम मनुष्यों और संपूर्ण जीवन जगत का जो अस्तित्व है वो बनाए रखने के लिए सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा अत्यंत आवश्यक है। सूर्य के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। जी, बिल्कुल सही कहा। और छठ पूजा में लोग सूर्य की आराधना करते हैं, उनकी कृपा से आरोग्य, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की वो कामना भी करते हैं और सूर्य देव की कृपा से मनुष्य को स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति भी मिलती है। बिल्कुल। छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी पवित्रता और सादगी। इसमें न कोई आडंबर है न कोई दिखावा, बस केवल शुद्ध मन, निर्मल भाव और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इसे मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हर पर्व का जो मकसद है वो यही होना चाहिए कि सच्चाई और शुद्धता के साथ हम उस पर्व को मनाएं। तो छठ पूजा के 4 मुख्य दिन होते हैं मंजू। पहला दिन है नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देना और चौथा दिन सबसे बड़ी बात कि उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त जो है पूजा की जा रही है। देखिए, चढ़ते सूरज को तो सभी नमन करते हैं, कहते हैं ना कि उगते सूरज को नमस्कार करना, ये कहावत भी है। लेकिन डूबते सूरज को इस पर्व में अर्घ्य दिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है और कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश देकर जाता है ये पर्व। और आज उगते हुए सूर्य की पूजा के साथ ही इस पर्व का समापन हुआ है और इस पर्व की यही विशेषता है कि ये पर्व निर्मलता, संयम और आत्म संयम का प्रतीक है। इसमें प्रकृति की उपासना होती है और ये पर्व सामूहिकता से भरा होता है। नहीं, सब लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं। आप देखिए वो जो घाटों के जो सीन हमने देखे, कितने लोग एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। तो ये इसकी विशेषता है और ये आत्मशुद्धि का पर्व है। साथ ही इसमें मन की निर्मलता के साथ ईश्वर की आराधना की जाती है। बस कुछ नहीं चाहिए, बस मन निर्मल हो और मन जो है ईश्वर की भक्ति में रमा हो तो हो गई आपकी छठ पूजा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा का पर्व जो है हम मना रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है। एक एक करके हम पढ़ के सुनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि 4 दिनों तक मनाया जाने वाला छठ पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है। इस पूजा का चौथा और आखिरी दिन विशेष रूप से उषा अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है, जिसमें व्रतधारी स्वच्छता और शुद्धता का पालन करते हैं, स्नान करते हैं, सात्विक भोजन, चना दाल, लौकी की सब्जी, आंवला, मूली ग्रहण करते हैं। पहले दिन 2 बार खाना, दूसरे दिन व्रती जो है 1 टाइम का सात्विक भोजन, गुड़ चावल की खीर और रोटी खाते हैं। उसके बाद 24 घंटे का निर्जला अनुष्ठान होता है और आज सुबह उदयागामी सूरज को फल पकवान के डाला सहित अर्घ्य देकर संपन्न ये हो गया है। और अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे और भी हम बात करेंगे। चलिए। चलिए, ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हमारे साथियों ने और भी बहुत सारी बातें लिखी। हाँ, बिल्कुल। हमारे श्रोताओं ने जो है ये छठ मैया का जो पर्व है बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया है। एक श्रोता लिखते हैं कि छठ महापर्व बेहद ही हर्ष उल्लास के साथ सात्विकता, स्वच्छता, शुचिता से मनाया जाता है। इसमें व्रत का कठोर नियम अनुष्ठान का पालन करना होता है। बहुत बार आर्थिक कमी या कुछ और समस्याएं भी आ जाती हैं, पर लोग खुशी से इस व्रत को हाथ में पान, फूल, फल लेकर जल में उतरकर
भगवान दिवाकर को अर्घ्य देते हैं। कहते हैं कि आप जैसे इस हालत में छठी मैया को याद करें कि आपकी हर मनोकामना वो पूरी करती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस व्रत में आपके घर में ना हो तो लोग दूसरे का घर में जाकर मदद करते हैं, यानी किसी के घर में अगर कोई समस्या है या वो सामान खरीदने में असमर्थ है तो लोग उनकी मदद भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत हर्षोल्लास का पर्व है और सभी के लिए मंगल कामना होती है। छठी मैया का विदाई भी हो गया, थोड़ा सूनापन है, यानी कि आज जो अंतिम दिन है उसके बारे में लिखे हैं। और आज मैं अपने परिवार में आई हूँ और अभी थक कर सो गए हैं। सब थक गए हैं। 6 दिन का जो ये पर्व मना रहे हैं, 4 दिन का पर्व है ये। तो ये मनाते हुए थक करके वो सो गए हैं। छठ पूजा, ये लिखते हैं एक श्रोता कि ये पूजा बिहार राज्य की प्रमुख पूजा मानी जाती है, जिसमें कार्तिक मास के षष्ठी व्रत के साथ ही भगवान भास्कर को सायंकालीन नहीं अपितु सुबह भी महिलाओं द्वारा अस्ताचलगामी के साथ ही उदित हो रहे सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा को पूरा कर दिया जाता है और ये कार्य 4 दिन का होता है। ये पर्व अब मात्र बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी प्राय मनाया जाता है। 4 दिवसीय पर्व है ये। बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं कि छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव आलोकित रहे। भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ है। छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। इन 4 दिनों के महापर्व कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला। देखिए यही बात होती है कि हम सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बस यही इन पर्वों की खासियत होती है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि छठ पूजा ये दिन 4 दिनों का जो महालोक आस्था का पर्व है, इस दिन की शुरुआत नहाय खाई के से होती है, जहां लौकी का सेवन किया जाता है। दूसरे दिन खान के प्रसाद में गुड़ की खीर, गुड़ की चावल और रोटी पकाई जाती है। तीसरे दिन यानी कल शाम को भगवान सूरज को अलग दिया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूरज को चौथे दिन यानी आज के दिन हम उठाते हुए सूरज को प्रातःकाल अर्घ्य देते हैं। इस दिन को, इस पूरे पर्व को आस्था का महापर्व माना जाता है और कहा जाता है कि छठ व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होती है। और पुरानी कथाओं के अनुसार तो द्रौपदी ने ये व्रत रखा था महाभारत के युद्ध के समय। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयमान सूर्य को नमन करने वाले संपूर्ण लोक धरा में भारत ही एकमात्र देश है जहां अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को भी पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक अर्घ्य समर्पित करने की परंपरा है। दिन भर अपने तप्त तेज से पूरी पृथ्वी को दीप्त करने के पश्चात जब देव सदृश भास्कर निस्तेज होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रवर्तित होते हैं, तब उन्हें प्रकृति तत्वों सहित प्रणाम करना हमारे संस्कारों में निहित कृतज्ञता के अनुपम दर्शन का साक्षात उदाहरण है। सायंकालीन जलाराधना में प्रविष्ट होकर अस्तसन्न भगवान भास्कर से कल्याण कामना में सहभागी समस्त व्रतियों का सौभाग्य अक्षुण्ण रहे, अनुष्ठान का फल समस्त परिजन और इष्ट मित्रों तक अभिलक्षित रूप में पहुंचे, यही कामना है। क्या बात है, बहुत सुंदर कामनाएं हैं और ये हम सभी पे जो है फलीभूत हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
मंजू, कभी कभी जो है घूमने जाना भी बहुत अच्छा लगता है और पर्यटन पर जब हम निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ समेट कर भी लेकर आते हैं। बिल्कुल, वहाँ की यादें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के परिदृश्य जो भी है सब हम हमारे साथ समेट कर लेकर के आते हैं। हाँ, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? विरासत स्थल है हमारा मराठा सैन्य परिदृश्य के अंतर्गत 12 किले हैं, उनमें से एक किला है पन्हाला। तो आज वहाँ चलेंगे। तो मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इस सूची में 12 किले शामिल है, जिसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। और ये 17वीं से 19वीं सदी के दौरान विकसित हुई मराठा साम्राज्य की असाधारण सैन्य वास्तुकला और रणनीतियों को दर्शाती है। बिल्कुल, तो जो महाराष्ट्र में किले हैं उनके नाम है साल्हेर, शिवनेरी, नोहागढ़, खंडेरी, रामगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, विजय दुर्ग और सिंधुदुर्ग। और तमिलनाडु में जो किला है वो है जिंजी किला। तो इनमें से आज हम बात करने वाले हैं पन्हाला दुर्ग की। इन किलों की रणनीतिक स्थिति विविध भौगोलिक क्षेत्रों में है, जिनमें तटीय, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र शामिल है। ये किले मराठा शासकों की सैन्य शक्ति, क्षेत्रीय नियंत्रण और व्यापार संरक्षण रणनीतियों को दर्शाते हैं। हाँ, और कितनी कुशलता से बनाया जाता है। बिल्कुल मंजू। और पन्हाला दुर्ग जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से दक्षिण पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक छोटा सा शहर है और हिल स्टेशन है। इसका इतिहास शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ भी है। पन्हाला दुर्ग को सांपों का किला कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। यानी दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा हो। ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से जुड़े ऊंचे भूभाग पर स्थित है और इस किले का आकार कुछ त्रिकोण सा है और चारों ओर इसके परकोटे भी हैं। बिल्कुल। और इस किले की परिधि जो है वो 14 किलोमीटर है और इस पर 110 जो है निगरानी चौकियां हैं। किले के नीचे से कई सुरंगें निकलती हैं, जिनमें से एक तो लगभग 1 किलोमीटर लंबी भी है और कुछ पुराने बुर्जों पर जो है कमल आकृति बनी हुई है। किले में कई स्मारक भी बने हुए हैं। पन्हाला किले के क्षेत्र को 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी किलेबंदी से सुरक्षित किया गया है। दीवारें लंबे खंडों में खड़ी ढलानों से सुरक्षित है, जिन्हें छेदों वाली एक दीवार से मजबूत किया गया है। शेष खंडों में 5 से 9 मीटर ऊंची बिना दीवार वाली प्राचीरें हैं, जिन्हें गोल बुर्जों से मजबूत किया गया है, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है राजदिंडी। और किले में एक जो है अंधार बारड़ी है, जो 3 मंजिला की एक संरचना है, जिसमें घुमावदार सीढ़ियां हैं जो उस कुएं को छुपाती हैं जो पन्हाला किले का मुख्य जल स्रोत था। और इस संरचना को किले के भीतर एक किले की तरह डिजाइन किया गया है ताकि आपातकाल के समय इसमें आश्रय लिया जा सकता था। किले के केंद्र में अंबरखाना नाम का एक अन्न भंडार क्षेत्र है, जो बीजापुरी वास्तुकला शैली में बना है। इसमें गंगा, जमुना और सरस्वती कोठी नामक 3 इमारतें हैं, जिनकी भंडारण क्षमता काफी अच्छी है। इनमें चावल, नाचनी और वरई जैसे धान संग्रहित किए जाते थे। ये 16 खंडों में विभाजित है और अन्न को निकालने की भी इसमें बहुत ही उचित व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। और अंबरखाना के बगल की अगर हम बात करें तो एक धर्म कोठी बनाई गई है यहाँ पर। यहाँ से जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया जाता था और साथ ही एक सज्जा कोठी भी है, जहां से नीचे घाटी का जो दृश्यावलोकन हम कर सकते थे। हाँ, ये जो धर्म कोठी है, देखिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धन का जिसके पास अभाव है या धान का अभाव है, नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वो वहां आए और धान लेकर के जाए अपनी जरूरत के मुताबिक और अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ाए। और 3 दरवाजा, 4 दरवाजा और वाघ दरवाजा, ये किले के दोहरे प्रवेश द्वार हैं। 3 दरवाजा के बीच में एक प्रांगण है जिसमें मेहराबें हैं। प्रांगण के भीतरी द्वार अत्यधिक सजाया गया है और इसमें बारीक नक्काशीदार आकृतियां भी हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से जो है आकृतियां गढ़ी गई हैं। और राजदिंडी जो गढ़ है, आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता है। निकास रूपों में इसको एक माना जाता है जो आज भी सुरक्षित है। और इस किले में महाकाली मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और अंबाबाई के समर्पित जो है मंदिर भी हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हमारे कुछ
श्रोताओं ने भी कुछ बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि पन्हाला किला महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास, वीरता और स्थापत्य कला की प्रतिभा का प्रमाण है। पन्हाला किला सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं है, ये महाराष्ट्र के अतीत की एक अविस्मरणीय यात्रा है। इसी साल हम सतारा गए और तब कोल्हापुर में हम पन्हाला किला देखने गए थे। किले की हालत हमने देखी और किले का रखरखाव भी हमने देखा, और थोड़ा वहां पर खंडहर है, लेकिन फिर भी वो देखने में बड़ा आनंद जो है वो आता है। क्योंकि जब हम इतिहास से परिचित होते हैं ना मंदाकिनी जी, बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि देखिए हमारे जो पूर्वज थे किस तरह से उन्होंने युद्ध लड़े थे, किस तरह की स्थापत्य कला में वे विश्वास रखते थे, और उसकी सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए जाते, ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। और देखा जाए तो अगर हम जिस जगह जाते हैं उसका अगर हम पहले थोड़ा इतिहास पढ़ लें, जैसा भी आपने कहा, तो मजा जो है ये दोगुना हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमने पढ़ा था वो हम ढूंढने लगते हैं कि वो चीजें कहाँ हमें दिखाई दे रही हैं, वो चीजें कहाँ हैं यहाँ पर। और जब वो कहीं हम मिस करते हैं या हमें नहीं दिखाई देती है कि पुराने किले हो गए, खंडर हो गया है, तो हम उन यादों को ताजा करते हैं कि अच्छा हमने किताब में ये पढ़ा था, वो जरूर यहाँ होगा, वो आकृति जरूर यहाँ होगी। तो इस तरह से हमें जो है बहुत ही अच्छा लगता है इन जगहों पर जाना और देखना। एक श्रोता लिखते हैं कि ये स्थल भारतीय विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है यूनेस्को द्वारा, और ये स्थल बहुत ही सुंदर भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास स्थित पन्हाला किला छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है। अपनी ऊंचाई और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ये एक रणनीतिक गढ़ था, और 1659 यानी 1659 में जो उसके बारे में भी उन्होंने उस इतिहास जो आदिलशाही वंश था उस जमाने में, वो उसका जिक्र भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और ये किला पवन खिंड के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और इसके बारे में और भी इसकी स्थापत्य कला के बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी हमें दी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पन्हाला एक ऐतिहासिक किला है जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और उसका निर्माण जो है 1178-1209 ईस्वी के बीच शिलहन नामक शासक जो थे भोज द्वितीय ने करवाया था। और ये दक्कन क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है, जो शिवाजी महाराज के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो अब एक कार्यक्रम में थोड़ा सा विराम लेते हैं। ब्रेक के बाद हम एक गाना आपको सुनवाएंगे। चलिए। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है मंदाकिनी जी। हमने पन्हाला दुर्ग की बात की, और अब एक गाना बिल्कुल सुनते हैं। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसी सज धज, देखो मेरे पिया की सांवरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन झम झम झमाके झम, तोरा मन झम झम झमाके झम, ये बाजे धुन झम झम झमाके झम, तोरा मन झम झम झमाके झम। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसे सज धज, देखो मेरे पिया की सांवरी
अच्छा सा गीत हमने बहुत ही प्यारा गीत था ये। गीत सुन लिया। अब हम बात करते हैं नया परिवेश नई बहू। देखिए शादियों का सीजन अब लगभग आ ही गया है, तो बहुत सारे बच्चों की शादियां होगी, नई बेटियां जो है वो बहुएं बन करके अपने घर में जाएंगी। और जब लड़कियों की शादियां होती बहुत एक मन के अंदर उथल पुथल चलती रहती है कि जिस घर में मैं जाऊंगी कैसे रहूंगी, कैसे लोग होंगे, कैसा खान पान होगा, कैसा व्यवहार मेरे साथ होगा, क्या मेरी आज़ादी तो नहीं छीन ली जाएगी, या वहाँ मैं कैसे काम करूंगी, मेरी कोई मदद तो करेगा या नहीं करेगा, साथ देंगे कि नहीं देंगे, ऐसी तमाम सारी बातें होती है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक लड़की जो अपना पूरा घर, परिवार, शहर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त सबको छोड़ करके, बल्कि कई लड़कियां तो अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके भी वो शादी करके दूसरे शहर में जाती है। तो यानी वो बहुत कुछ छोड़ करके जाती है, तो घर वालों की भी ये जिम्मेदारी वहां बन जाती है कि उसको नए परिवेश में एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी उसकी मदद करे। बिल्कुल सही कहा मंजू। देखिए जब शादी होती है तो दोनों तरफ उथल पुथल होती है। ऐसी बात नहीं है कि लड़की के मन में ही होती है, लड़के के मन में भी उथल पुथल होती है। और लड़के वालों के यहाँ पर भी आजकल तो ज्यादा चिंता होने लगी है पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए कि बहू कैसी आएगी, घर में एडजस्ट करेगी कि नहीं, घर के माहौल को खराब तो नहीं कर देगी, घर में सब लोगों को मिलाकर रखेगी कि नहीं, हम लोगों के बीच में कहीं मतभेद तो पैदा नहीं कर देगी, घर छोड़कर कहीं अलग घर बसाने की तो बात नहीं कर लेगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें दोनों तरफ होती हैं। ऐसा नहीं कि लड़की के मन में ही होती है, लड़का भी उतना ही चिंतित होता है कि जो नई आने वाली लड़की है वो उसके साथ गृहस्थी किस तरह से बिताना चाहती है, क्योंकि लड़का भी यही चाहता है कि अच्छी लड़की आए और कदम ताल मिलाकर अपनी गृहस्थी की शुरुआत करे। तो ठीक है, नई बहू जब आती है तो बिल्कुल लड़के वालों को चाहिए कि हम उन्हें स्नेह और उत्साह के साथ उसका स्वागत करें। मन में कोई दुराग्रह या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कुछ घटनाएं हम सुन लेते हैं तो वो पालते हुए हम किसी का स्वागत करें या कहीं व्यंग बाण करें। घर की ननंदें अक्सर व्यंग बाण कर देती है भाभियों पर, तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ताकि जो नई बहू आई है बिल्कुल वो एक कोरी स्लेट है उस वक्त ना, उसके मन में कुछ भी नहीं है, नए ख्वाब हैं, नए उत्साह हैं। उसका स्वागत करते हुए उनको घर में आप आगमन दें, उनका भरपूर स्वागत करें, प्यार दें, मोहब्बत दें और एक यकीनन सबसे बड़ी बात उसकी संपूर्ण आजादी को आप छीन ना ले। अब वो अपने घर में अब क्या है ना, आजादी तो मंजू ऐसी बात है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि हम किसको आजादी कह रहे हैं, है ना। अभी क्या होता है कि हम बहुत सी चीजें ऐसी सोचते हैं कि जाते ही हम ठीक वैसा ही जीवन जी लेंगे जैसे हम माता पिता के यहाँ जी लेते हैं कि मम्मी मैं अपनी सहेली के जा रही हूँ या पापा मैं घूमने जा रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं होता है। नया घर है, उसके कुछ रीति रिवाज होते हैं, हमें उनका पालन करना होता है। लेकिन हाँ, आपको कोई बंधक बनाकर आपकी जो स्वतंत्रता को छीन रहा है उसका जरूर विरोध होना चाहिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जब आप एक नए घर में आती हैं, या लड़का भी जब अपने ससुराल आता है ना, तो वो अपने घर जैसा व्यवहार नहीं कर पाता, उसे अपने ससुराल के नक्शे कदम पर थोड़ा चलना ही पड़ता है। तो बहू को भी अपने परिवार जो नए ससुराल में वो गई है वहाँ के रीति रिवाज मानने पड़ते हैं। तो इस बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई सारी बातें लिखी है, तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जब एक नई बहू अपने ससुराल आती है तो उसे एक नए माहौल और परिवार के अनुकूल ढलना होता है, और इसी तरह परिवार को भी उसका स्वागत करना चाहिए। इसके लिए बहू को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, परिवार के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए और सभी का ख्याल रखना चाहिए। जबकि परिवार को नई बहू को स्वीकार करने, सहारा देने और उसे बेटी की तरह मानने की आवश्यकता होती है, ताकि रिश्ता सहज हो सके। दूसरे घर की लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी और डिग्री होल्डर हो, पर नए परिवेश में आकर थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, तो दूसरे परिवार को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। 25 साल की बहू से 45 साल की प्रौढ़ का व्यवहार की आशा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने लिखी है कि ये उम्र का तकाजा होता है। आप देखिए कि उसकी उम्र अभी मात्र 25 साल है और उससे जीवन का अनुभव उतना नहीं है, लेकिन जबकि जो सास ससुर या बड़े बुजुर्ग और जो घर में होते हैं उनको जीवन का बहुत अनुभव होता है, तो अपने अनुभव के आधार पर वो उसके साथ व्यवहार। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो नई बच्ची आई है उसको नहीं पता
है कि सुबह कब उठना है, या ठीक है उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि बेटा ससुराल में आपको जल्दी उठना है, माता पिता के चरण छूने हैं और चाय पानी की व्यवस्था करनी है, लेकिन फिर भी जो ससुराल पक्ष है उनका ये एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी बहू को अपने घर के जो दैनिक कार्य हैं उनके बारे में समझा दे। एक श्रोता लिखते हैं कि नई बहू, नया प्रवेश, नया माहौल बहुत ही अलग किस्म की बात है, और हम ना खुद पर प्रेशर बनाएं कि बहू जल्दी ही हमारे माहौल में नहीं ढल रही है। हम खुद भी परेशान हो जाते हैं, साथ में अपनी बातों से, अपने तानों से बहू को परेशान कर देते हैं कि तुम इस मोबाइल में ध्यान दे रही हैं, या तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने वैसा कर दिया, ये बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें जो है हमें नहीं करनी चाहिए। आज जब वो आई है आपके यहाँ शादी करके, तो कल वो ढल भी जाएगी। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे बहू को बुरा लगे, और बड़ों को समझाने के लिए कुछ समय उनको देना चाहिए कि बहू को समझाना है। थोड़ा स्पष्ट नहीं लिख पाए, अपनी बात तो लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन तरीके से नहीं लिख पाए। कुल मिलाकर ये यही कहना है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी न करें, हाँ, और थोड़ा समय दें। बिल्कुल। एक साथ ही ये भी लिख रहे हैं कि नई बहू का आगमन किसी भी परिवार के लिए एक नया आरंभ होता है। ये केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का भी मिलन है। नया परिवेश नई बहू का अर्थ है एक ऐसी यात्रा जिसमें समझ, अपनापन और समायोजन की भावना सबसे ज्यादा मायने रखती है। और एक एक करके इन्होंने टॉपिक वगैरह भी लिखे हैं कि नई बहू के लिए नया परिवेश, जब कोई लड़की विवाह के बाद नए घर में आती है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाता है, और परिवार की भूमिका के बारे में और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने लिखा। बहू की भूमिका के बारे में, बदलते समय की नई सोच, इन सब बारे में इन्होंने काफी विस्तार से ये बात लिखी है। जी, एक श्रोता लिखते हैं कि नया परिवेश नई बहू का एक मैं किस्सा मजेदार बताना चाहता हूँ आप दोनों को, कि मेरे पेरेंट्स की नई बहू यानी सखी सहेली प्रोग्राम की सखी मेरी धर्म पत्नी हमारी शादी के अगले दिन से नोटिस किया कि सखा यानी मैं सुबह उठते ही पूजा रूम में हाथ जोड़ता हूँ और सीधे रेडियो में विविध भारती शुरू कर देता हूँ। ड्यूटी से वापस आकर विविध भारती शुरू कर देता हूँ। धर्मपत्नी के पीहर में रेडियो का इतना चलन नहीं था और मैं रेडियो विविध भारती का दीवाना हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी माताजी ने मेरी धर्मपत्नी से कहा कि लाडी अचंभित मत हो, रेडियो विविध भारती मेरे बेटे की पहली पत्नी है। और ये सुनकर हम हंस पड़े। जाहिर सी बात है उनकी पत्नी को बुरा लगेगा। चलिए, ये बड़ी मजेदार बात है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि नया परिवेश नई बहू हमारी जगह बदलता है तो हमें अच्छे से नींद नहीं आती है। नई बहू तो अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर आती है। नए लोगों को अपनाने के लिए बीज लगते ही पौधा उगता नहीं है, उसमें खाद पानी समय समय पर डालना पड़ता है। इसी तरह से नई बहू जब आती है तो उसमें प्रेम और सम्मान रूपी खाद पानी डालना पड़ता है, जिससे वो पौध पेड़ बनकर हमारे घरों को प्यार की छांव से और फल फूल से भर देती। यानी यही कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, हाँ, आते ही उससे ये उम्मीद मत करिए कि सब ढल जाएगी, सही हो जाए और हम सब बैठ जाते हैं काम धाम छोड़कर। अब बहू आ गई है, उसी का कर्तव्य है कि वो हम सबको संभालेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता एक समय बीतने दीजिए और बहू अपना आप आपके माहौल में ढल जाएगी। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है।
घर की बहू यूं तिलक लगाती है, वो गैया घर की माँ बनकर दूध पिलाती है। जिस द्वारे पे घर की बहू रंगोली सजाती है, उस द्वारे से घर के अंदर लक्ष्मी आती है। भाई मंजू, ये गीत तो बहुत ही सुंदर सुनवाया आपने, और है ना, बहुत ही प्यारा गीत है ये। हाँ, मीठा गीत, अब मीठी मीठी बातें भी हो जाए। हाँ मीठेपन की बातें। अरे अरे अरे, यानी आप मुझे चॉकलेट दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल, चॉकलेट तो मैं दूंगी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद। ऐसा क्या बात? आपको धन्यवाद के रूप में दूंगी। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए, जब भी कोई विशेष दिन हो, जैसे कि किसी की वर्षगांठ हो, जन्मदिन हो या कोई त्योहार हो, तो ऐसे विशेष अवसरों पर लोग एक दूसरे को उपहार देकर अपने स्नेह और शुभकामनाओं को व्यक्त करते हैं। पहले की बात अगर हम करें तो जहाँ उपहारों में हम कपड़े देते थे, मिठाइयाँ देते थे या फिर सजावटी वस्तुएं भी दी जाती थी, लेकिन अब चॉकलेट ने अपना एक बहुत ही विशेष स्थान बना लिया है। बिल्कुल सही कहा। और चॉकलेट जो है आजकल जो है प्यार, खुशी और अपनेपन का प्रतीक भी बन गई है। जब कोई व्यक्ति किसी को चॉकलेट देता है तो उसके साथ भावनाओं की मिठास भी बांट देता है, और ये हर उम्र के लोगों को पसंद आती है और किसी भी अवसर पर दी जा सकती है, इसलिए इसका प्रचलन जो है बहुत बढ़ रहा है। हाँ, पहले उपहार में मिठाई का प्रचलन प्रमुखता से था, लेकिन अब चाहे दीपावली हो, रक्षाबंधन, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे अवसरों पर लोग चॉकलेट बॉक्स देना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि चॉकलेट का जो आकर्षक रूप होता है वो है, विभिन्न स्वाद और डिजाइन में ये उपलब्ध है इसलिए भी देते हैं, और इसकी लंबी शेल्फ लाइफ होना और सुंदर पैकेजिंग होना ये भी एक कारण है। यानी चॉकलेट अगर किसी ने दी है या हम किसी को दे रहे हैं तो उसे बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। मिठाई की अपनी एक सीमा होती है, एक सप्ताह पीरियड है, 8 दिन 10 दिन के बाद अंदर अंदर हमें उसे समाप्त करना पड़ता है। लेकिन चॉकलेट आप रख सकते हैं, और ये बात भी सही कि इतनी सुंदर तरीके से इन्हें सजाया जाता है, पैकेज इनका बांधा जाता है कि लेने वालों को जो है लोभ आ ही जाता है ना। जब और इसे संभालने की ज्यादा दिक्कत, जैसे कोई मिठाई समझ लो रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, तो उसके अंदर जो रस जो है उनकी जो है उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जबकि चॉकलेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद यही वजह है कि चॉकलेट के लेने देने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, और आजकल खाने का शौक भी चॉकलेट का जो है ज्यादा हो गया है। ऐसी बात नहीं, पहले बहुत कम हुआ करती थी तो लोग मिठाई पर ज्यादा ध्यान देते थे, अब तो बात बात पर चॉकलेट मिल ही जाती है। अब देखिए, बच्चे इस बात की डिमांड नहीं करते कि मुझे आज गुलाब जामुन खाना है या मुझे बेसन की चक्की खाना है, ये नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे चॉकलेट खानी है। मतलब उनकी डिमांड भी यही रहती है कि मुझे चॉकलेट, मिठाई का मतलब वो यही समझते हैं चॉकलेट है। आप जब उन्हें किसी दुकान लेके जाएं, छोटे बच्चों को बेटा क्या लेने वाले हो, तो उसका ध्यान जो है चॉकलेट की तरफ ही जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि चॉकलेट अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है वो व्यंजन भी हमें घर में बनाने चाहिए, बच्चों को खिलाने चाहिए, या फिर लेने देने में उनका उपयोग भी हमें करना चाहिए। ठीक है, समय के साथ जो है उपहार देने की परंपराएं बदली हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अपनी जड़ों से जो है हम जुड़े रहें। बहुत सारी पारंपरिक मिठाइयां जो है अब लुप्त हो गई हैं, जिनका नाम भी, जैसे सोहन पपड़ी, हर घर में त्योहार के दिनों में
मिलती थी, सोन पापड़ी बनती थी या लाई जाती थी, आजकल लुप्त प्राय सी है। बिल्कुल, जैसे अभी छठ पूजा की हम बात करें तो उसमें ठेकुआ बनाया जाता है ना, तो वो भी एक व्यंजन है। तो और हमने ये देखा है कि जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बनाए गए थे। वो तो है ही। वातावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण दोनों को बातों को ध्यान में रख करके उन व्यंजनों को बनाया गया था, ताकि उस सीजन में अगर आप वो चीज खाएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। बिल्कुल सही। तो हमें उन का भी ध्यान रखना चाहिए और वो भी हमें खाने चाहिए। बच्चों को बताइए कि ये व्यंजन है, हमारे पारंपरिक व्यंजन है, चॉकलेट के अलावा आप इन्हें भी खाइए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। चॉकलेट तो देखा जाए तो अगर रोज अगर खाने के हम आदी हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी, हम लेते हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं हमारे साथी? लिख रहे हैं कि बातें हल्की फुल्की, इस बात में गिफ्ट में चॉकलेट देने का जो चलन है ये चलन बहुत अच्छा है। खास करके आप उपहार अगर किसी छोटे बच्चे को दे रहे हो तो आप डेफिनेटली चॉकलेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बड़े को दे रहे हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। आजकल हम बड़ों को भी चॉकलेट दे देते हैं। मानती हूँ कि चॉकलेट हर कोई जो है पसंद करता है, ना नहीं कहती हूँ इस बात से, लेकिन बड़ों को चॉकलेट देने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चॉकलेट देना कैसा रहेगा। हालांकि हम बिल्कुल दे सकते हैं चॉकलेट, एक तरीके से बहुत कई तरीके की आती है आजकल, लेकिन थोड़ा सा सोचकर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ों को आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं तो चॉकलेट देने से बचें। बच्चों को दे, लेकिन बच्चों को भी ज्यादा तादाद में नहीं देना चाहिए। बच्चों ने अपने दांत खराब कर लिए चॉकलेट खा कर। यही बात मैं कहना चाहती थी। बहुत सारे बच्चे जिनके आगे जब अभी छोटे छोटे से दांत आए हैं और चॉकलेट खाने के बाद ना तो वो ब्रश करते हैं ना वो कुल्ला करते हैं, कीड़े लग गए, वजह से कीड़े लग के दांत खराब हो गए हैं, दांत खोखले हो गए हैं छोटे छोटे बच्चों के ना। तो अगर वो खाते भी हैं तो आप उनके दांतों की सफाई बहुत अच्छी तरह से करें। फिर लेकिन फिर भी माता पिता को चाहिए कि एक हिसाब से ही वो चॉकलेट का सेवन करने दें। लाड प्यार अपनी जगह है, लेकिन दांतों का ख्याल रखिए ताकि बड़े होकर बच्चों को फिर दुख ना मिले। एक श्रोता लिखते हैं कि हल्की फुल्की बातें उपहार में चॉकलेट देने का जो चलन आपने रखा है, ये विषय बहुत अच्छा है और मेरा किस्सा भी जुड़ा है कि मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ इस किस्से को आपके इस विषय से। दरअसल 2022 की बात है, उस समय मेरे यहाँ एग्जाम होने वाला था। एक दिन मेरे घर कोई लोग आए, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा और कहा कि मेरे सवाल का जवाब अगर तुम एक दिन में दे पाओ तो मैं तुम्हें गिफ्ट में चॉकलेट दूंगा। तो मैं और मेरे परिवार ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि कह दिया तो ना हमने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और ना कुछ कहने की कोशिश की। मेरे घर पर लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास फिर उन्होंने पूछा कि मैं तो सवाल पूछा था, उसका आंसर आपने ढूंढा कि नहीं? मैंने कहा नहीं, पर उन्होंने कहा ठीक है अब तुम हार गई हो तो हमें सच बताओ कि उनकी गिफ्ट देने की बात को सीरियसली मैंने नहीं लिया था। वो गिफ्ट देने वाले मुझे लगा कि मजाक में चॉकलेट का डब्बा दे रहे हैं, तो ये किस्सा मेरे लिए बहुत खास हो जाता है कुछ। मतलब इन्हें चॉकलेट का डिब्बा मिलने वाला था, पर इन्होंने उस जो क्वेश्चन पूछने वाली बात थी उसको सीरियसली नहीं लिया। हम अपने साथियों से एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने जो भी दिल की जो बात है वो लिखे, लेकिन थोड़ा स्पष्टता से लिखे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। उद्देश्य क्या है आपका, आप क्या बात, क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बात। कई बार इनके वाक्य जो है वो थोड़े से हमें पढ़ते समय दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा सा स्पष्ट लिखेंगे तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन में चॉकलेट की जगह सिंक में लगे लेमन जूस को अवश्य चूसने का हमने काम किया है। अच्छा। तब ये ज्ञान भी नहीं था कि ये लेमन जूस में जो बहुरंगी रंग पड़े हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, किंतु बाद में इससे भी पेट भर गया। 2-4 ही बार चूसने का अवसर मिला गांव में, लेकिन साथी बनिए तो घर में गेहूं ला कर खूब चूसते रहे। इस तरह की इन्होंने कुछ देखिए। अब ये भी बात समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये श्रोता लिखते हैं कि चॉकलेट तो अच्छी लगती है, टॉफी कम पसंद आती है। हम सोशल मीडिया वाली जो बहन है वो दूध से बनी चॉकलेट बनाती हैं, वो अच्छी लगती है और पिज्जा भी पसंद आता है। उपहार में चॉकलेट देना लेना हमें पसंद है। चॉकलेट न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि स्वास्थ्य लाभ भी देती है, ऐसा इन्होंने लिखा। डार्क चॉकलेट तनाव डिप्रेशन कम करता है, हृदय रोग से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होता है, इससे त्वचा जवान होती है, लेकिन वो भी हमें थोड़ी मात्रा में ही खानी चाहिए। त्वचा को जवान करने के चक्कर में ज्यादा नहीं खा लें आप, है ना। और जैसे ये कह रहे हैं श्रोता कि चॉकलेट खाने से शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ जाते हैं, जिससे खुशी और सुकून महसूस होता है। यही कारण है कि इसे उपहार के तौर पर देने से सामने वाले के मूड और रिश्ते दोनों में सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब आपका मूड बहुत खराब हो तो आप एक डार्क चॉकलेट खा लीजिए, तो उससे आपका मूड जो है एकदम से सही हो जाएगा। एक साथी ये लिख रहे हैं कि चॉकलेट को उपहार रूप में देने का कारण है कि ये प्रेम, आकर्षण और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। चॉकलेट को सौंदर्य और प्रेम से जोड़ा
जोड़ा जाता है। वैलेंटाइन डे, एनिवर्सरी आदि अवसरों पर इसे प्रयोग करने का प्रचलन इसी वजह से बढ़ा है। ये जो मैसेज आया सबसे अच्छा मैसेज आया चॉकलेट पर जो लिखा गया है। हाँ। बाकी तो हमें बड़ा दिक्कत हो गई पढ़ने में कि श्रोता कहना क्या चाहते हैं। अब एक गीत सुनते हैं। बिल्कुल। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया, खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। गुड़िया, खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। ये कौन सा मोड़ है उम्र का। तो चलिए मंजू, अब तो बहुत सारी बातें आज हो गई हैं और अब कार्यक्रम का वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा कि हम और बातें करें। तो अब आज्ञा दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।